नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इन्फेक्शन डिजीज के बारे में, यानी कि संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग होता क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके कितने प्रकार हैं और इससे हम कैसे बचे रह सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात किया था। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असंक्रामक रोग के बारे में, यानी कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज के बारे में। तो आप सब हेडिंग लिख लीजिए, नॉन इन्फेक्शन डिजीज। हिंदी में इसे कहते हैं असंक्रामक रोग। इसके बारे में हम विशेष रूप से आज के क्लास में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो आपके पाठ्यक्रम में है कि संक्रामक रोग जो है कौन कौन होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें संक्रामक रोग हो गए, इसके बारे में भी हम आप सभी के लिए आज के क्लास में 3-4 रोगों के बारे में भी लेकर आए हैं। इसलिए इस क्लास को पूरा देखें। और जैसे कि आपको याद होगा, आपके असाइनमेंट में भी एक प्रश्न दिया गया था कि संक्रामक रोग एवं किसी एक संक्रामक रोग के बारे में आपको वर्णन करना था। तो आज के क्लास में हम 2-3 के बारे में चर्चा करेंगे। आप किसी एक के बारे में आसानी से जिक्र कर सकते हैं, और यदि आपके परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आए तो उसे भी आप बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज होते क्या हैं। यदि हम असंक्रामक रोग की बात करें तो इस श्रेणी में जो है वे रोग आते हैं जो कि जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कि हमने संक्रामक रोग में क्या जाना था, हमने संक्रामक रोग में बात किया था कि वैसे रोग जो कि जीवाणुओं से या वायरस से उत्पन्न होते हैं। लेकिन नॉन इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं, यानी कि असंक्रामक रोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होते हैं। इनमें जो है कौन कौन रोग हो सकते हैं, यदि आप इसे चाहें तो बिंदु वाइज ले सकते हैं। पहला में लिखेंगे आपकी ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी इसका हिंदी क्या हुआ, शरीर के अंग और कोशिकाओं का खराब हो जाना अथवा बिगड़ जाना। आप 1 में लिखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी जो शरीर की कोशिका है, शरीर के अंग है, उसका खराब हो जाना या उसका बिगड़ जाना। ये किस में आते हैं, ये आपके नॉन इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आप लिखेंगे बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि पैदाइशी दोष। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि बचपन से, जब उनका जन्म होता है तो जन्म से ही कुछ न कुछ उनमें दोष होता है। तो वैसी जो बीमारियां होती है वो आपके आता है बर्थ डिफेक्ट में अंतर्गत, ये भी आपके नॉन इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा आप लिखेंगे पुअर डाइट। पुअर डाइट का अर्थ होता है घटिया खाना, यानी खराब खाना। यदि आपका डाइट बढ़िया नहीं है, आप बेहतर तरीके से खाना पीना नहीं लेते हैं, या फिर आप कहें कि आप ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, पौष्टिक तत्व नहीं लेते हैं, तो भी आप क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ठीक है। चौथा आप लिखेंगे इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशन हैजार्ड, यानी कि इसका हिंदी हुआ पर्यावरणीय तथा व्यावसायिक आपदाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल में या फिर ऐसे कोई भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो जाते हैं, कोई भी व्यावसायिक या पर्यावरणीय घटनाएं होती है, उस घटना से भी क्या होता है, कई तरह की बीमारियां आती हैं, वो भी क्या करते हैं, इसी श्रेणी में रखते हैं। और आपका उसके बाद आप 5वां लिखेंगे मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी होता है। मेंटल स्ट्रेस जो है ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। ये पांचों जो टॉपिक है इसको आप नोट आउट कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। ठीक है। ये जो मुख्य रूप से ये सब लक्षण हो सकते हैं, ये भी मतलब हो सकता है। ठीक है। इनके अतिरिक्त जो है ऐसे रोग भी इस सूची में रखे जा सकते हैं जिनका स्रोत बहुत अधिक निश्चित नहीं है। इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका स्रोत अभी तक जो है बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं हो पाया कि आखिर होते कैसे हैं। जैसे ऐसी बीमारियों की यदि हम बात करें, जैसे कैंसर, HIV और भी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो कि हम इस श्रेणी में उन्हें रख सकते हैं। उसके अलावा जो है वंशानुगत चले आ रहे रोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। बहुत ऐसे रोग हैं जो कि वंशानुगत चलते हैं, यानी कि वंश परंपरा के साथ चलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको,
वंशानुगत क्या होता है? कोई ऐसी बीमारी जो आपके परदादा दादा आपके पिताजी को है तो वंशानुगत चली आ रही है, वैसी बीमारियों को भी हम किस में रखते हैं? नॉन इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। और इसके साथ ही साथ और भी कई बीमारियां होती है, जैसे कि आपका हीमोफीलिया, इन सबको भी आप नोट करते चलेंगे ताकि आप एक बेहतर तरीके से क्या कर सके? नोट्स का निर्माण कर सके। आप लिखेंगे हीमोफीलिया, उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने पर होता है, कुत्ते काटने पर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। उसके बाद आप लिखेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी जो है एक मस्तिष्क की विकृति इसको बोल सकते हैं, या आप चाहें तो इसे मिर्गी भी बोल सकते हैं। मिर्गी जो बीमारी होता है या फिर इसे आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क की विकृति, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एपिलेप्सी। इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बाद आपको लिखेंगे फेफड़ों पर सर्दी का असर, यानी कि निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में जो है फेफड़ों पर सर्दी का असर हो जाता है, यानी कि आपके फेफड़ों में जो है पानी जम जाता है, सर्दी का असर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निमोनिया। ठीक है। इसके बाद आपका है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप समझ रहे होंगे, हाइपरटेंशन यानी कि मानसिक अशांति। ये भी सब क्या होते हैं? उसी श्रेणी में रखे जाते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि आप लिखेंगे मानसिक अशांति। उसके बाद लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच यानी कि किसी चोट के कारण या किसी भी धक्के के कारण आपको क्या होना है कि बोलना बंद हो जाना। कई बार आपने देखा किसी को ऐसा शौक लगता है या कोई ऐसा कारण है जिसके कारण उसकी आवाज़ जो है चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डायबिटीज। डायबिटीज को हिंदी में कहते हैं मधुमेह। मधुमेह क्यों होता है? क्योंकि जब आपका अग्नाशय है, अग्नाशय के ठीक से ना काम करने के कारण क्या होता है? मधुमेह हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डायबिटीज। डायबिटीज के बाद आपका एक और रोग है जिसको क्या होता है, जो कि वृद्धावस्था का रोग इसे माना गया। जब आदमी वृद्ध हो जाता है, बुजुर्ग होता है, तब ये रोग होता है। इसका हम लोग कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है क्या होता है? बुजुर्ग होने पर रोग आता है। लिखेंगे आर्थराइटिस। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप डेफनेस। डेफनेस क्या होता है? डेफनेस जो है जिसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं बहरापन। बहरापन यानी कि तेज ध्वनि वाली फैक्ट्रियों में काम करने से क्या होता है? बहरापन आ जाता है। आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर तेज ध्वनियाँ सुनाई देती है। बड़े बड़े कल कारखानों में क्या होता है? बहुत सारी आवाज़ें आती है, उससे क्या होता है? डेफनेस हो जाता है, यानी कि बहरापन का रोग हो सकता है। और उसके बाद आता है आई डिजीज। आई डिजीज आप सब समझते होंगे, यानी कि आँखों की परेशानी। हम तेज रोशनी वाली फैक्ट्री में यदि काम करते हैं या फिर तेज धूप धूल के कण यदि आते हैं तो हमारी आँखों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और आँखों के प्रभावित करने से क्या होता है? आई डिजीज हो सकता है। ये तो कुछ बीमारियाँ, इसके अलावा ETC लिख लेंगे, और भी बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। यदि आप लिस्टों गिनेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको हम किस में रखते हैं? आपके नॉन इन्फेक्शन डिजीज के अंतर्गत इसे रखते हैं। चूँकि आपका जो पाठ्यक्रम है, आपके DLED के पाठ्यक्रम में हमें विशेष रूप से पढ़ना है संक्रामक रोग के बारे में। तो जब हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। यानी कुछ शब्दावली है, उन जब हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, बीमारी के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, तो जब तक हम कुछ शब्दावली को नहीं जानेंगे, यानी कि टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे, तो हम बेहतर तरीके से उसे समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन से है। आप टर्मिनोलॉजी के पहले लिखेंगे कॉजेज। कॉजेज यानी कि कारक। रोग जो हुआ है वो रोग का कारण क्या होता है? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉजेज, इसको हिंदी में बोलेंगे कारक। ठीक है। और दूसरा नाम लिखिए सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण का स्रोत क्या है, रोग का प्रसार जो है किस प्रकार से होता है, कैसे हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बाद यानी कि संक्रमण के स्रोत के बाद आप इसको लिख लेंगे सिम्टम्स, यानी कि लक्षण। रोग के लक्षण क्या है, यानी कि एक दृष्टि में जो है रोग की पहचान कैसे संभव है। हम
रोगी को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि उसे कौन सा रोग हुआ है। जो उसके जो सिम्टम दिखते हैं यानी कि जो लक्षण दिखते हैं, उस लक्षण से हम क्या कर सकते हैं, रोगी की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ होता है कि उद्भवन काल, यानी कि रोग के जो है जीवाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद किस अवधि में अपना रूप प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि उद्भवन काल। यानी कि जो रोग का विषाणु जो है या जीवाणु यदि आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो प्रवेश करने के कितने दिन बाद जो है वो अपने शरीर में जो है आपके शरीर में लक्षण दिखाने लगेगा, उसी टाइम को हम बोलते हैं उद्भवन काल। जैसे कैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि इसके जो लक्षण जो है 14 से 15 दिनों में दिखने लगते हैं, उसी तरह हर बीमारी का अपना अलग अलग टाइम पीरियड होता है। उसी टाइम पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड या फिर हिंदी में उद्भवन काल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा आप पीरियड ऑफ इन्फेक्शन। पीरियड ऑफ इन्फेक्शन का हिंदी होता है संक्रमण काल, यानी कि रोगी को जो है कितने दिन तक बीमारी से जूझना पड़ता है, अर्थात कितने समय बाद वो स्वास्थ्य लाभ लेने की स्थिति में आ जाता है। आप सभी को पता होगा जो इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं उनका अपना एक टाइम पीरियड होता है। वो क्या होते हैं, पीरियड ऑफ इन्फेक्शन में हम उस टाइम पीरियड को रखते हैं कि यदि आपको रोग हो गया तो स्वतः जो है कितने दिन बाद वो रोग ठीक हो जाता है। प्रत्येक अधिकतर जो आपके जो संक्रामक रोग जो होते हैं उनका अपना एक टाइम पीरियड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में संक्रमण काल और इंग्लिश में पीरियड ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। उस टाइम पीरियड तक जो है रोगी को जो है वो रोग रहता है या फिर धीरे धीरे वो क्या होता है अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है ना, प्रिवेंटिव मेजर का हिंदी होता है कि बचाव के उपाय। हम रोग से जो है कैसे बचे रह सकते हैं। यदि हम सावधानी पर यदि पूर्व में हम सावधानी बरत लेते हैं तो रोग के प्रकोप से हम क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। जैसे कि आपसे को वर्तमान में कहा जा रहा है कि आपसे भी सावधानी बरतें, आप काढ़ा का सेवन करें, गर्म पानी पीते रहें, कहीं भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। तो ये सब क्या है, ये सब सावधानियां हैं, यानी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, बचाव के उपाय हैं। हम सब यदि इन सब बचाव के उपायों का प्रयोग करते रहेंगे तो कोई भी आपका जो इन्फेक्शन डिजीज है, जो भी संक्रमण रोग है, उन सभी से हम क्या कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा केयर ऑफ पेशेंट्स, यानी कि रोगी की देखभाल। जो भी व्यक्ति को यदि ऐसा बीमारी हो गया है तो उसका हम केयर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। यानी कि रोगी की जो परिचर्या करते समय क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे रोगी को भी आराम एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले तथा अन्य व्यक्तियों को भी उसके संक्रमण से बचाया जा सके। जैसे कि हमने कल के वीडियो में चर्चा किया था कि ये ऐसा रोग होता है, यानी कि एक व्यक्ति को यदि हो गया है तो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी यदि उसके पास जाएगा तो वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें बहुत सावधानी से रोगी की क्या करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे, यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें भी वो रोग हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग होता है। तो ये कुछ आपके टर्मिनोलॉजी थे जो कि संक्रमण के दौरान सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। चलिए हम कुछ, जैसे कि आपका हम वीडियो के शुरू में ही कहे थे, कुछ हम महत्वपूर्ण संक्रामक रोगों के बारे में आज के क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला हम बात करते हैं जुकाम से ही, क्योंकि आजकल ऐसे भी कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जुकाम एक उसका एक पार्ट बोल सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में से बोलते हैं कॉमन कोल्ड, हिंदी में कहेंगे इसे जुकाम। ये क्या होता है, ये डिजीज है यानी कि रोग है। यह जो है ठंड या सर्दी से होने वाला एक रोग होता है। मौसम परिवर्तन के साथ अथवा फिर गर्मी या ठंड में जो है पारस्परिक विरोधी चर्या के कारण भी क्या होता है, यह रोग जो हो जाता है। इस रोग में होता है क्या, आपके नाक, श्वास नली या वायु पथ का एक शोध है, वहाँ पर रुकावट आ जाती है। जुकाम में आप सभी को पता है, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, ठंड या फिर सर्दी में अधिकतर व्यक्तियों को यह रोग होता है, या फिर जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो उस परिस्थिति में भी यह रोग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को हो जाता है। चलिए आपका जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़े थे, कॉज है, आपका जो कॉमन कोल्ड का कॉज क्या है, यानी कारक क्या है,
यह रोग जो है एक विषाणु के कारण होते हैं, यानी कि एक वायरस के कारण होता है, जो क्या करते हैं, जो इस रोग से पीड़ित रोगियों के मुंह, नाक और गले से विसर्जित होने वाले पदार्थों में रहता है। ये विषाणु कहाँ रहता है? यदि किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो गया, यानी कि जुकाम हो गया है, तो यदि व्यक्ति वो बोलेगा, खांसेगा या कहीं भी थूकेगा, तो जिससे क्या होगा, उसके बोलने से या खांसने से जो भी उसके मुंह से जो वाष्प निकलेगा, उससे वो क्या होते हैं, विषाणु बाहर निकलते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या करते हैं, रोगग्रस्त कर सकते हैं। तो कॉज में क्या जाना आपने? कॉज में लिखा कि यह जो है विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होता है। चलिए अब आपको क्या लिखना है? अब आप लिखेंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। आप लिखेंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, यानी कि संक्रमण के स्रोत क्या होता है। स्रोत में आप लिखेंगे कि यह प्रत्यक्ष संपर्क अथवा खांसते, छींकते और बोलते समय बिखरे छींटों से फैलता है। कोरोना का भी यही सिम्टम है, कोरोना का भी यही आप कह सकते हैं कि सोर्स है। यदि कोई व्यक्ति बोलेगा, छींकेगा, तो उससे क्या होगा, उससे भी ये रोग फैल सकता है। इसीलिए आप सभी को कहा जा रहा है कि आप सभी क्या करें, उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ भी है या फिर कॉमन कोल्ड ही हुआ है, जुकाम भी हुआ है, तो आप जुकाम से भी बचे रह सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से भी आप बचे रह सकते हैं। चलिए अब आप लिखेंगे सिम्पटम्स के बारे में, यानी कि इसका लक्षण क्या होता है। जब कॉमन कोल्ड आपको होगा तो कॉमन कोल्ड होने के बाद लक्षण क्या क्या दिखेंगे? लक्षण में आपको जो है गले में जलन और खुजली हो सकती है, ठीक है। दूसरा लक्षण आप लिखेंगे कि नाक से सांस लेने में रुकावट। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो आप सभी ने बोला कि नाक जाम हो गया है, नाक से हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो ये भी एक लक्षण है। और साथ ही साथ आप तीसरा लक्षण में लिखेंगे नाक का बहना या बार बार छींकों का आना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। और इसके साथ सिर दर्द और बेचैनी। यदि आपको सर्दी होगा तो आपका सिर दर्द होगा, आपके शरीर में बेचैनी हो जाएगी। और पांचवें लक्षण में आप लिखेंगे कि भूख न लगना और सारे शरीर में दर्द। क्या होगा? आपको भूख नहीं लगेगा और पूरे शरीर में आपको दर्द भी रह सकता है। और इसके साथ ही साथ कभी कभी ज्वर भी आ जाना और नाक के चारों ओर सूजन। ये इसके क्या है, कॉमन सिम्पटम्स है, कॉमन लक्षण है, जो कि कॉमन कोल्ड में आपके जुकाम में लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यदि इसका हम उद्भवन काल की बात करें, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो आप लिखेंगे उद्भवन काल में कि सर्दी लगने के तत्काल बाद। ये कब होता है? जब आपको सर्दी लगेगा तो सर्दी लगने के तत्काल बाद जो है इसके आपके उद्भवन काल इसका शुरू हो जाता है। जब इसका हम यदि पीरियड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, अगर यानी पीरियड ऑफ इन्फेक्शन में आप लिखेंगे संक्रमण काल में कि 3 से 5 दिन तक। ये कब तक रहता है? 3 से 5 दिन तक आपको रहता है। इसके बाद देखिए आप बचाव के उपाय, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स। हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए हमें सर्दी से बचाव रखना है और एक साथ गर्मी और फिर ठंडी से भी बचना है। होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत गर्मी से आया है और तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है या फिर ठंडा पानी पीने लगता है, तो सर्दी और गर्मी से भी क्या होता है, ये बीमारी फैलती है। तो हमें इसे बचकर रखना है, हमें सर्दी से बचना है। और कानों को ढक कर रखने से भी सर्दी का प्रकोप कम हो जाता है। और हमें क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गया तो हमें उससे दूरी बनाकर रखना है। उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को हमें प्रयोग नहीं करना है, हमें मास्क का प्रयोग करना है। इन सब का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रोगों से, कोरोना से भी और जुकाम या सर्दी से भी हम बचे रह सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका है केयर ऑफ पेशेंट, यानी कि रोगी की देखभाल। रोगी की देखभाल कैसे करेंगे हम? क्योंकि जुकाम के रोगी को जो है कमरे में आराम करना चाहिए, यानी कि रोगी को क्या करना चाहिए, एक अलग कमरे में रख देना चाहिए, उसे ज़्यादा आराम करना चाहिए, घूमना फिरना बहुत कम कर देना चाहिए और साथ ही उसे हल्का भोजन देना चाहिए। और सर्दी से तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। कहीं भी ये सर्द मौसम में जो ठंडी वस्तु है, ठंडी वस्तु का सेवन उसे नहीं करना चाहिए। और नाक और गले से जो विसर्जित होने वाले जो पदार्थ हैं, उसे रुमाल अथवा कागज में लेकर क्या करना चाहिए, उसे या तो दफना देना चाहिए या फिर उसे जला देना चाहिए। यानी क्या आप सभी ने जाना होगा ये कैसा फैलता है, ये जो आपके खांसने से, बोलने से, तो उससे फैलता है। तो आपको क्या करना है, जब
ऐसी परिस्थिति हो तो जो भी आप यदि खांसते हैं या बोलते हैं तो जो भी आपके अंदर से जो चीज़ें निकल रही है उसे रुमाल में रखना है या पेपर में रखना है, फिर उस पेपर को क्या करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, या तो उसे जला देना है या फिर उसे ज़मीन में गाड़ देना है। ठीक है। और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति के बहुत करीब भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आप एक दूसरे के पास जाएंगे तो ये बीमारी जो है एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और गर्म जो है या गुनगुने पानी में जो है नमक डालकर गरारा करने से भी यह रोग ठीक हो जाता है। तो ये कुछ बचाव के लक्षण है, रोगी की देखभाल है, जाके इस सबको उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, आप कॉमन कोल्ड से बचे रह सकते हैं। चलिए एक और बीमारी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा कर लेते हैं, और वो आपका है खसरा। खसरा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। खसरा क्या होता है? खसरा में आप लिखेंगे यह एक तीव्रता से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो कि अधिकतर छोटे बच्चे को होता है। यानी कि 5 वर्ष के बच्चे जो है 25% तथा 15 वर्ष के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें 90% इस रोग के शिकार होते हैं। यानी खसरा जो क्या होता है, खसरा का तो सभी बच्चों को टीका भी दिया जाता है वर्तमान में, जिससे कि इस बीमारी पर हम बहुत हद तक क्या कर लिए हैं, कंट्रोल कर लिए हैं, रोकथाम कर लिए हैं। खसरा किसको होता है? ज़्यादा तो छोटे बच्चों को होता है। यानी कि जो बच्चे जो है 5 साल तक के हैं या 5 साल से छोटे हैं उनमें 25% आशा की बीमारी हो जाएगा, और जो बच्चे 15 साल से छोटे हैं उनमें 90% होता है कि चांस रहता है कि बीमारी के होने का। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कारण में, यानी कॉज में लिखना है कि यह वायरस से फैलने वाला एक रोग है जो कि मुख्य रूप से जो है अस्वस्थ रहन सहन तथा कुपोषण से होता है। यदि आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, आप गंदगी में रहते हैं, तो यह रोग जो है किसी भी छोटे बच्चे को हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जो है विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए, उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए, ताकि ऐसे रोगों से जो है क्या कर सके, बच्चे रह सके। इसके बाद आप लिखेंगे तीसरे में, यानी कि संक्रमण के स्रोत में यह रोग जो है किसी अन्य रोगी के संपर्क में आने से भी फैलता है। यानी कि एक व्यक्ति को यदि यह रोग हो गया, यदि वो व्यक्ति दूसरे, जैसे एक बच्चा को रोग हो गया है, यदि वो बच्चा दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है तो उसे भी यह रोग होने के क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है। इस रोग के लक्षण क्या है? लक्षण में आपको जो है पहले सर्दी लगना, फिर सिर दर्द, खांसी और ज्वर इसका प्रमुख लक्षण है। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जो है आपका शरीर का टेम्परेचर जो है वो 100 से 103 तक जा सकता है। हमेशा शरीर में क्या होती है, बेचैनी बनी रहती है। यदि इसका हम उद्भवन काल की बात करें तो उद्भवन काल इसका जो है 4 से 14 दिन तक रहता है, कि 4 दिन से लेकर 14 दिन तक इसका जो है लक्षण आ जाते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे संक्रमण काल, यानी कि पीरियड ऑफ इन्फेक्शन की यदि हम बात करें तो चेहरे पर क्या होते हैं, दाने निकल जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो दाने निकलने से जो है 4 से 5 दिन तक भी इसके क्या हो सकते हैं, इसके आप कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ इन्फेक्शन इसका रहता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बचाव के उपाय, इससे हम कैसे बचे रह सकते हैं। यानी कि बच्चों को यदि खसरा हो गया है या खसरा नहीं हो, इसीलिए हम क्या करें, नियमित टीकाकरण करवाएंगे, और इसके साथ ही साथ साफ सुथरी आदतों का निर्माण करवाएंगे, उन्हें सुपाच्य भोजन देंगे और शुद्ध पानी पीने के लिए देंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, साफ सुथरी जगह पर आना है, बच्चों को जो है साफ सुथरे भोजन कराना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाना है, तब हम क्या करते हैं, इस बीमारी से जो है बचे रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका है, यदि रोगी की देखभाल की यदि हम बात करें तो देखभाल में आप यही कर सकते हैं कि रोगी को जो है, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उबला हुआ पानी दें, यानी मतलब पानी को उबाल करके उसे ठंडा करके उन्हें पीने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को जो है साफ सुथरा कपड़े पहनाएं, शरीर पर यदि दाने निकल गए हैं तो दानों को फुलाए नहीं दे, उस पर कोई हल्का कपड़ा से आप सहला सकते हैं। तो कुछ सावधानियां बरत करके हम क्या कहते हैं, खसरा जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और वर्तमान में तो चूँकि टीकाकरण आ गया है, सभी बच्चों को टीका दिया जाता है, तो टीका के द्वारा भी इस बीमारी पर बहुत हद तक क्या किया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। आज के समय में जो है
ये बीमारी तो खैर बहुत कम होती है, बहुत हद तक इसे हम मतलब सरकार के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी इस पर काबू पा लिया गया है। एक और हम चर्चा कर लेना चाहेंगे आज के क्लास में, वो आपका है टिटनेस। टिटनेस आप सभी ने भी सुना होगा। ये भी क्या होता है, ये भी एक आप कह सकते हैं कि संक्रामक रोग ही है जो कि त्वचा के द्वारा फैलता है। आज के क्लास का ये अंतिम बीमारी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आप लिखेंगे टिटनेस। टिटनेस क्या होता है? यह त्वचा द्वारा संवाहित होने वाला रोग है। शरीर की छोटी सी खरोच अथवा घाव भी इस रोग का कारण बन सकता है। टेटनस आप समझ जाइए कि एक ऐसा रोग है जो छोटा सा यदि आपके शरीर में खरोच हो गया या घाव भी हो गया तो वो भी इस रोग का कारण हो सकता है, क्योंकि ये त्वचा के द्वारा फैलता है। यदि हम कारक की बात करें, कॉज की बात करें, तो इस रोग का जो किससे होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। आप लिखेंगे कारक में, यह रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। यदि हम संक्रमण के स्रोत की बात करें तो इस रोग का जो है व्यक्ति से व्यक्ति में प्रसार नहीं होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को जो है यह रोग हुआ है, जो व्यक्ति इसके शिकार हुए हैं, वह स्वयं क्या कहते हैं विषाणु से संक्रमित हो जाते हैं। यानी ये इसका एक कह सकते हैं कि टेटनेस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यदि आपके शरीर में क्या खरोच लग गया है या फिर कोई घाव हो गया है तब ये रोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में ये रोग जो क्या होता है ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। यदि हम लक्षण की बात करें तो लक्षण में आप सभी लिखेंगे कि सर्वप्रथम जो है जबड़े की मांसपेशियां का संकोचित होना, जिसमें रोगी क्या होता है मुंह नहीं खोल पाता है। ये इसका पहला लक्षण है। यदि किसी को टेटनस हो जाएगा तो व्यक्ति का अपना मुंह जो है ओपन नहीं कर पाएगा, खोल नहीं पाएगा। और इसके साथ जो है इसके बाद जो है गर्दन, कमर एवं पेट की मांसपेशियां में भी संकुचन होता है, जिससे रोगी के शरीर का आकार धनुषाकार हो जाता है और समय इतना कम होता है कि देरी करने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यदि किसी को टेटनस हो गया, यदि हम देर कर दिए तो उस कंडीशन में क्या होता है रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यदि इसके हम उद्भवन काल की बात करें तो उद्भवन काल जो है 4 से 10 दिन तक होता है। संक्रमण काल में अब लिखेंगे कि रोगी इस रोग को क्या करता है संक्रमित नहीं करता है। जैसे कि मैंने कहा है कि ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, तो आप इसमें लिखेंगे कि रोगी जो है दूसरे व्यक्ति को क्या करता है रोगग्रस्त नहीं करता है। यदि हम बचाव के उपाय की बात करें तो बचाव के उपाय में आप सभी को लिखना है कि रोग की संभावना की कोई जानकारी नहीं होना। यानी कि जो है रोग क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं बचाव में जो है किसी चोट या घाव का स्पर्श जो है यदि किसी गोबर से हो जाए या फिर किसी जंग लगे हुए लोहे आदि से चोट लग जाए तो तत्काल आपको क्या करना चाहिए, तत्काल आपको जो है एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। यानी कि टेटनस का टीका बाजार में उपलब्ध होता है। यदि वो टीका आप लगा लेते हैं तो आपको टेटनस होने का डर नहीं रहता है। बचाव के तरीके में बस आप ये लिख सकते हैं कि जब भी आपको यदि आपको घाव हुआ है, उस घाव पर मिट्टी लग जाता है, गोबर लग जाता है या फिर किसी जंग लगे लोहे से यदि चोट उट लग जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेटनस का टीका लगवाना है, एटीएस का आपको टीका लगवाना है। बचाव का बस आपका एक ही तरीका है, ठीक है। तो यदि रोगी की हम देखभाल की बात करें यानी कि केयर ऑफ पेशेंट की बात करें तो रोगी की विशेष व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस रोग में क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस रोग में जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग नहीं फैलता है, तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। बस रोगी ये कर सकता है कि अपना जहाँ पर उसको टीका लगा, जहाँ पर चोट लगा है, जहाँ पर घाव हुआ है उस जगह की वो साफ सफाई करे, टीका लगा कर रखे, तो इस रोग से क्या हो सकते हैं बचे रह सकते हैं। तो आज के क्लास में हम विशेष रूप से 3 रोग के बारे में बात किए, एक टेटनस और दूसरा आपका खसरा और तीसरा जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के बारे में। तो इन तीनों में से आपको क्या करना है, किसी एक के बारे में याद रखना है कि रोग का जो है रोग क्या है, उसके कॉजेज क्या है, संक्रमण के स्रोत क्या है, लक्षण क्या है, उद्भवन काल, संक्रमण काल, बचाव के उपाय और रोगी की देखभाल। किसी एक रोग के बारे में याद रखें क्योंकि आपकी परीक्षा में किसी एक के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। किसी एक के बारे में आप
जिसे आपके होमवर्क में भी प्रश्न दिया गया था और आपकी मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम विशेष रूप से बात की आपके नॉन इन्फेक्शन डिजीज के बारे में, यानी कि असंक्रामक रोग के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के बाकी जो यूनिट रह गए हैं, बाकी इस यूनिट के यानी कि S5 के जो बाकी आपके जो चैप्टर हैं उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।